अकाउंटेंसी के जो क्लास 11 का 2014 का पेपर है MCQ वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन अबाउट फिनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस कंसर्न इज डिस्क्लोज्ड इन। फिनेंशियल परफॉर्मेंस एक बिजनेस का कहाँ पर डिस्क्लोज किया जाता है? ऑप्शन है बैलेंस शीट, कैश बुक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही हमें एक बिजनेस की फिनेंशियल परफॉर्मेंस का इंफॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के दो प्रकार के यूजर होते हैं, एक को बोलते हैं इंटरनल यूजर, दूसरा को एक्सटर्नल यूजर। इन्वेस्टर एंड लेंडर, गवर्नमेंट एंड पब्लिक और सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है ये हमारे एक्सटर्नल यूजर्स है, जबकि मैनेजमेंट जो होता है वो कंपनी का इंटरनल यूजर होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा डी, मैनेजमेंट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का रूप नहीं है, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, चाहे कैश में परचेज करे या क्रेडिट में परचेज करे वो ट्रांजेक्शन होता है, वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है। लैंड इज परचेज फॉर कैश, कैश में हमने लैंड को खरीदा है, ये भी एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ड्राइंग किया है ओनर ने बिजनेस से कैश, तो वो भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ। जबकि अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय के लिए अपॉइंटमेंट किए हम लोग, इंटरव्यू लिए हैं, वो कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। इसलिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। लिखा हुआ है, द एजम्पशन दैट द बिजनेस एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। वो एजम्पशन को क्या कहते हैं, उस एजम्पशन या कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं जो कहता है कि बिजनेस का आरंभ होता है इन्फिनिट पीरियड के लिए, बिजनेस का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है, बिजनेस जो है वो इन्फिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, चलता रहता है। इसका ऑपरेशन, बिजनेस का आरंभ होता है, कभी ख़त्म ना हो, इसलिए ये कहते हैं, इसको हम लोग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस का आरंभ होता है लेकिन इसका कोई अंत नहीं है इन फ्यूचर, टाइम के बंधन में बंधा हुआ नहीं होता है बिजनेस, ये कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। डबल एंट्री सिस्टम जो होता है वो कौन से प्रिंसिपल पर आधारित है, कौन से सिद्धांत पर आधारित है? इसका ऑप्शन है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट होता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का जो प्रिंसिपल है वो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट होता है, आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। यही जो है IASB वह इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करता है और ऑथराइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लिखा हो, इन अकाउंटिंग नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। अकाउंटिंग में हम लोग गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन को, लेन देन को नहीं रिकॉर्ड करते हैं, इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है? तो उसका आंसर होगा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंट में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो फिनेंशियल नेचर के होंगे, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होंगे, अन्यथा उसे अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बीमल इज रिकॉर्डेड एज। बीमल से हमने माल खरीदा है उधार में, ये इसका रिकॉर्ड कैसे होगा, इस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेबिट। परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और बीमल के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमने बीमल से कैश में नहीं बल्कि क्रेडिट में परचेज किया है गुड्स, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट और बीमल अकाउंट क्रेडिट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लिखा हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड इज। ट्रेड डिस्काउंट अलाउ एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड। जब हम लोग माल बेचते हैं उस समय जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? रिकॉर्ड इन सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड इन जर्नल पेपर या जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं, या रिकॉर्ड इन कैश बुक,
या इसका हम लोग रिकॉर्ड कैश बुक में करते हैं। तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट में इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी 60,000, यदि लायबिलिटी थर्ड पार्टी का 60,000 है और ऑर्गेनाइजेशन का टोटल एसेट जो है वो 2.5 लाख रुपया है, 2,50,000 है, तो ओनर्स का कैपिटल क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कैपिटल इक्वल टू होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, इसलिए हम लोग एसेट्स से लायबिलिटी को डिडक्ट कर देंगे, 2,50,000 से 60,000 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो वैल्यू आएगा 1,90,000, वही इसका आंसर होगा। इसके कैलकुलेशन को हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से। ओनर्स कैपिटल इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स माइनस थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल एसेट जो है 2,50,000 है, उससे हम लोग 60,000 जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो वैल्यू आएगा 1,90,000। यही 1,90,000 हमारा हो गया ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल इक्वल टू 1,90,000। क्वेश्चन में आते हैं, लिखा हुआ ए पेटी कैश बुक ऑलवेज शो। एक पेटी कैश बुक क्या दिखाता है, कैसा बैलेंस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेबिट और जीरो बैलेंस। पेटी कैश बुक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ है बिल्डिंग अकाउंट इज डेबिटेड विथ अमाउंट स्पेंड फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। ये किस प्रकार का एरर है, ये किस प्रकार का एरर का एग्जाम्पल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है, हमने रिपेयर को डेबिट नहीं करके बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लिखा हुआ व्हाट इज द नेचर ऑफ एरर। उस एरर का नेचर क्या होगा यदि सेल्स बुक जो है ओवरकास्ट हो गया है 2,000 रुपीज़ से, तो ये वन साइड एरर का एग्जाम्पल होगा, इसलिए इसका आंसर होगा बी नंबर, वन साइडेड एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन को हम लोग परचेस किए हैं 1/2013 को 80,000 रुपया में, जबकि उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 20,000 और सेल्वेज वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू जो है वो 10,000 है, जबकि एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन है वो 4 ईयर्स। तो हमें निकालना है स्ट्रेट लाइन मेथड के अनुसार 31/12/2013 को कितना हुआ डिप्रिसिएशन, तो उसे हम लोग कैलकुलेशन करके ही दिखा सकते हैं। उसे क्या कैलकुलेशन हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन माइनस रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू को हम लोग सैल्वेज वैल्यू भी कह सकते हैं या स्क्रैप वैल्यू। उसको होल डिवाइडेड बाई होता है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन, मशीन का अनुमानित जीवन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मशीन का कॉस्ट जो है वो 50,000 है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 20,000 है, जबकि सैल्वेज वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,000। तो 80 + 20 1 लाख माइनस सब्सट्रैक्ट कर देंगे 10,000, तो वैल्यू आया 90,000। उसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 ईयर्स जो है मशीन का एस्टिमेटेड लाइफ है। डिवाइड करने पर 90,000 को 4 से जब डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आता है 22,500। ये 22,500 हमारा हो गया अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। क्वेश्चन है, एक बिल है 2 लाख रुपया का जिसको ड्रॉ किया गया है 7/1/2013 को, 7/1/2013 को, 7 जनवरी 2013 को एक बिल ड्रॉ किया गया जिसका ड्यू डेट है, मैच्योरिटी डेट है 10 अप्रैल 2013 को। इसे हम लोगों ने बैंक के साथ डिस्काउंट कराया है 10 फरवरी 2013 को 12% पर एनम के रेट से। तो हमें डिस्काउंटिंग चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो डिस्काउंटिंग चार्ज का वैल्यू इस प्रकार हो सकता है, 2 लाख रुपए का हम लोग कैलकुलेट करेंगे 12/100 12%, और फिर चूँकि 2 महीना अभी भी बाकी है मैच्योरिटी का, इसलिए 2/12 कैलकुलेट करेंगे। तो 2 लाख इंटू 12/100 इंटू 2/12 कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आएगा 4,000, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है 4,000। इसका कैलकुलेशन हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं। डिस्काउंटिंग चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्काउंटिंग चार्ज का फॉर्मूला है 2 लाख रुपीज़ जो कि बिल का वैल्यू है, और वो पर रेट ऑफ परसेंटेज वो 12/100 हो जाएगा दिया हुआ क्वेश्चन में। जबकि हम एक बिल 2 महीना पहले डिस्काउंट करा रहे हैं बैंक के साथ, मैच्योरिटी डेट से 2 महीना पहले करा रहे हैं डिस्काउंटिंग के डेट के साथ, और मैच्योरिटी के साथ जो डिफरेंस है वो 2 मंथ का है, इसलिए 2/12 हो जाएगा। तो उसका कैलकुलेशन करेंगे, होल कैलकुलेशन तो अमाउंट आएगा 4,000, इसलिए 4,000 जो है वो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 4,000। द ड्यू डेट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन 23 नवंबर 2013 पेबल आफ्टर 2 मंथ। 2 महीने के बाद एक बिल जो 23 नवंबर 2013 को पेबल था, उसका ड्यू डेट क्या होगा, मैच्योरिटी डेट क्या होगा उस बिल ऑफ एक्सचेंज का? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर में 2 दिन हम लोग ग्रेस पीरियड जोड़ देंगे, तो नवंबर 1 मंथ, दिसंबर 2 मंथ। तो 2 मंथ का यदि वो बिल का
पेबल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी 2014। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है 25 जनवरी 2014। हम लोग आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 11 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अकाउंटेंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के क्षेत्र में इनकम टैक्स को क्या माना जाता है? व्हाट इज इनकम टैक्स इज रिगार्डेड इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस? क्या ये ओनर्स का कैपिटल है, या बिजनेस का एक्सपेंस है, या ड्राइंग है ओनर का, या लायबिलिटी है बिजनेस का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में इनकम टैक्स को माना जाता है ओनर का ड्राइंग, ओनर का ड्राइंग माना जाता है इनकम टैक्स इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग सैलरी को कहाँ दिखाते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी इज नोन एज, आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? एंड एसेट इन बैलेंस, बैलेंस शीट में एसेट के रूप में, या लायबिलिटी के रूप में बैलेंस शीट में, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में इसको एडजस्ट करते हैं, या डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी भी दिखाते हैं और पीएल में एडजस्ट भी करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम लोग लायबिलिटी को बैलेंस शीट में दिखाते हैं और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको हम लोग सैलरी के साथ ऐड भी करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो सैलरी के साथ ऐड हो जाएगा इन द पीएल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, वो क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्या है? तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो है एक लायबिलिटी है, बिजनेस का एक लायबिलिटी है, इसलिए इसका आंसर होगा ए लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लिखा हुआ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ क्लब इज 50। एक क्लब में 50 सदस्यों की संख्या है, प्रत्येक को 200 रुपया मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन देना है। 10 सब्सक्रिप्शन जो है 10 मेंबर्स का अभी बाकी है, ड्यू है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग कितना अकाउंट एक्चुअल बेसिस पर क्रेडिट करेंगे? तो उसका आंसर जो होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो 1/4/13 को एक ऑर्गेनाइजेशन का है 10,000, 31/3/2014 को प्रीपेड रेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन का 5,000, 2013-14 में कैश पेड जो किया गया वो 30 किया गया है, जबकि 13-14 में रेंट एक्सपेंस जो था उससे हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15,000, 15,000 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल एट द एंड कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल जो 72,000 है, कैपिटल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 18,000 है, ड्राइंग 24,000 और ओपनिंग कैपिटल 53,000 है, हमें प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 25,000 रुपया। कैसे उसे हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट निकालना है, जबकि क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 72,000, ड्राइंग 24,000, 50,000 है अमाउंट है ओपनिंग कैपिटल का, जबकि 18,000 जो है वो फर्दर कैपिटल दिया हुआ है। तो फार्मूला है प्रॉफिट निकालने का, प्रॉफिट का फार्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल। तो इसलिए प्रकार हम लोग 22,000 को 24,000 ऐड कर देंगे, ड्राइंग 53,000 है वो ओपनिंग कैपिटल है, 24,000 ड्राइंग है, क्लोजिंग कैपिटल है 72,000 और 18,000 है फर्दर कैपिटल। 72 और 24 ऐड करेंगे 96,000 और 53 और 18 को माइनस कर देंगे, दोनों को ऐड करके वो 71,000 होगा। फिर 96 से 71 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू आएगा 25,000। यही हमारा आंसर है, यही है प्रॉफिट का अमाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन क्लोजिंग कैपिटल लेस देन ओपनिंग कैपिटल, यदि क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा हो और ओपनिंग कैपिटल कम हो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉस, यदि वहाँ ड्राइंग नहीं हो तो वो लॉस हो सकता है, लॉस इफ देयर इज नो ड्राइंग। लास्ट क्वेश्चन है 24th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIS? MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये था 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2014 में आया हुआ था।